हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित यादव आपके बीच उपस्थित हूं लेकर आगामी 17 मार्च को प्रस्तावित यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमारी पुस्तक दृष्टि 2024, जिसमें संकलन किया गया है पिछले 1 वर्षों के महत्वपूर्ण तथ्यात्मक एवं विस्तृत जितनी भी सूचनाएं हैं करंट अफेयर के, उनको सम्मिलित किया गया है, जिसमें 1 फरवरी 2023 से लेकर 25 फरवरी 2024 तक का अद्यतन सूचनाओं का संकलन किया गया। मैं आपके बीच उत्तर प्रदेश परिदृश्य को लेकर आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश परिदृश्य के बारे में हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, जानेंगे कि वो सवाल ऐसे कौन से पिछले 1 साल में जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। साथ साथ इस पुस्तक को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आगामी जो हमारा मेंस एग्जाम होगा उसके लिए बहुत सारे तथ्यात्मक प्रश्न आपको इसी किताब से मिल जाएंगे, इसी लेक्चर से मिल जाएंगे। लेक्चर को एंजॉय करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आइए हम लोग चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल पर। हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश परिदृश्य के बारे में, जिसमें राज्य की राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर नजर डालेंगे। उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में जो हमारे आगामी यूपी पीसीएस परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ यूपी पीसीएस का जो मेंस एग्जाम होगा उसको ध्यान में रखते हुए भी इसमें आपको बहुत सारे तथ्यात्मक फैक्ट ऐसे मिल जाएंगे जो आपके आगामी मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक, उन डाटा फैक्ट का इस्तेमाल आप अपने मेंस एग्जाम में भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश परिदृश्य की। जो पहली खबर है उस पर वाराणसी से संबंधित यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है वाराणसी से संबंधित कि क्या हुआ है, कौन सा इवेंट है वाराणसी से संबंधित जो हमारी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे हम लोग वाराणसी की बात करते हैं। 23 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में विभिन्न हरित जल मार्ग पहलों का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन पोत, इनका नाम क्या है, एमवी गो और एमवी निषाद राज, को राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है, 2 कौन कौन से पोत है, उन पोत का नाम याद रखिएगा। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि एमवी गो और एमवी निषाद राज, इनको राष्ट्र को समर्पित किया है किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, इस पोत का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वाराणसी में जिस पोत का अनावरण किया गया उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया। जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक जो सोलर, भारत पूरे विश्व की जो सबसे तेज सोलर बोट थी उसका नाम क्या था, बारकुडा नाम था। याद रखिएगा, बारकुडा आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। केरल के अलापुझा में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे देखिए उसको तो लॉन्च किया गया था केरल के अलापुझा में, लेकिन यहाँ पे एमवी गो और एमवी निषाद राज की बात हो रही। इसको कहां पे लॉन्च किया गया है, तो इसको वाराणसी में लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया है और इसका निर्माण किसने किया है, तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ तथ्य और जानते हैं इनके बारे में। एमवी गो अयोध्या में सरयू नदी पर, जबकि एमवी निषाद राज वाराणसी पर। देखिए यहाँ पे जो एमवी निषाद राज है ना, आप निषाद राज से कंफ्यूज हो सकते हैं कि एमवी निषाद राज कहां पे, आप अयोध्या टिक कर सकते हैं तो कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसलिए याद रखिएगा कि एमवी निषाद राज को कहां पे, वाराणसी में, जबकि एमवी गो जो है इसको कहां पे, अयोध्या में। ठीक है, वाराणसी में गंगा नदी पर। देखिए एमवी निषाद राज वाराणसी में गंगा नदी पर, जबकि एमवी गो अयोध्या में सरयू नदी पर नौकायन करेगा। ठीक है, ये तो तेजी से चार्ज होने वाली बैटरियों से संचालित है। ऐसी बैटरियां इनमें लगाई गई है, इलेक्ट्रिक बोट है, ऐसी बैटरियां इनमें लगाई गई है जो तेजी से संचालित होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये दोनों पोत वार्षिक 400 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया। देखिए जो हमारे बोट होते हैं, पोत होते हैं, उनसे भी कार्बन का उत्सर्जन होता है, लेकिन ये 2 बोट जो डिजाइन किए गए हैं इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि वार्षिक 400 मीट्रिक टन कार्बन का उत्सर्जन, जो कार्बन उत्सर्जन होता है उसमें लगभग औसतन 1 साल में 400 मीट्रिक टन उत्सर्जन की कमी दर्ज की जा सकती है। इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, ये हरित पोत राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देंगे। ये जो 2 पोत है एमवी गो और एमवी निषाद राज, ये दोनों पोत क्या करेंगे कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देंगे राज्य में। ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, जैसे परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि
प्रयागराज में भी एक क्रूज सेवा स्टार्ट की गई है। प्रयागराज में संगम नदी के तट से लेकर सुजावन महादेव मंदिर तक संगम क्रूज सेवा स्टार्ट की गई है। ठीक है, उसी तरह आप देखिए यहाँ पे जो ये हरित पोत स्टार्ट किए गए हैं, जो एमडी निषाद राज और एमडी गुरु है, ये धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंजारी राज तालाब में लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र पर बनने वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भी शिलान्यास किया है। वाराणसी में ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भी शिलान्यास किया गया है, प्रधानमंत्री के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है। इसकी लागत कितनी होगी? तो 450 करोड़ रुपए इसकी लागत होगी। कितने एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है? तो 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में यह विस्तृत है। यहाँ पे 30,000 दर्शकों से अधिक क्षमता वाला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देश का पहला स्टेडियम होगा जिसके भवन व डिजाइन में भगवान शिव और काशी नगरी की झलक देखने को मिलेगी। मतलब ये जो क्रिकेट स्टेडियम है इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यहाँ के जो भवन होंगे और क्रिकेट स्टेडियम होगा उनमें भगवान शिव और काशी नगरी की झलक देखने को मिल सकती है। जैसे त्रिशूल और डमरू की आकृतियां इनमें आपको देखने को मिलेगी, जिससे आपको लगेगा कि ये भगवान शिव से संबंधित स्टेडियम है। ठीक है, कहां पे बनाया जा रहा है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम वाराणसी में। आपसे परीक्षा पूछा जा सकता है कि सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया, शिलान्यास किया गया? तो शिलान्यास कहां पे? वाराणसी में किया गया है। ठीक है, 30,000 दर्शक इसमें बैठ सकते हैं, भगवान शिव और काशी नगरी की झलक इसमें आपको प्राप्त होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित इस शहर में तेलुगु भाषी लोगों का प्रसिद्ध पुष्करालु उत्सव आयोजित किया गया। कब? 22 अप्रैल से 3 मई 2023 के मध्य वाराणसी में तेलुगु भाषी लोगों का प्रसिद्ध पुष्करालु उत्सव आयोजित किया गया। साथ ही आपको मैं एक चीज और बताता हूं, एडिशनल फैक्ट, वाराणसी में ही काशी तमिल संगम का द्वितीय चरण आयोजित किया गया था। किसका? काशी तमिल संगम का भी द्वितीय चरण वाराणसी में ही आयोजित किया गया। काशी तमिल संगम जो आयोजित किया गया किसके किसके सहयोग से? तो आईआईटी मद्रास, और बीएचयू, ठीक, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और आईआईटी मद्रास, इन दोनों ने मिलकर जो काशी तमिल संगम का द्वितीय चरण था उसका आयोजन किया। काशी तमिल संगम का द्वितीय चरण कहां पे आयोजित किया गया? तो वाराणसी में आयोजित किया गया था। ठीक है, पुष्करालु उत्सव कहां पे आयोजित किया गया? तो ये भी वाराणसी में आयोजित किया गया। इस उत्सव को गंगा पुष्करम के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत की 12 पवित्र नदियों की पूजा करने हेतु समर्पित है। मतलब जो ये पुष्करालु उत्सव है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा पुष्करम के नाम से जाना जाता है, जो भारत की 12 पवित्र नदियों की पूजा करने हेतु समर्पित है। ठीक है, आपको याद रखना होगा पुष्करालु उत्सव किसको समर्पित है? तो 12 पवित्र नदियों की पूजा करने हेतु समर्पित है। अगला देखिए, श्री कल्की धाम मंदिर। श्री कल्की धाम मंदिर के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में, ठीक, उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। अब ये जो कल्की धाम मंदिर है, तो कल्की जो है ना, इनको कहा जाता है कि जो भगवान विष्णु है उनके 10 अवतार है, तो ये 10वें अवतार है कल्की। कलयुग में इनका जन्म होगा, जो कलयुग का चौथा चरण है, उस चौथे चरण में भगवान कल्की अवतरित होंगे और जो कली नामक दैत्य होगा उसका संहार करेंगे, ऐसी पौराणिक मान्यताएं हैं। ठीक है, तो कल्की धाम मंदिर कहां पे? संभल जिले में इसका भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया गया है। इस मंदिर का निर्माण कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। जो मंदिर है उस किसके द्वारा? ट्रस्ट का नाम क्या है? तो ट्रस्ट का नाम याद रखिएगा। जैसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या है, वैसे इस ट्रस्ट का नाम देखिए, जो कल्की धाम मंदिर है उस ट्रस्ट का नाम क्या है? श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट। ठीक है, इस ट्रस्ट के चेयरमैन कौन होंगे? तो चेयरमैन आचार्य प्रमोद कृष्णन इस ट्रस्ट के अध्यक्ष होंगे या चेयरमैन होंगे। नाम महत्वपूर्ण हो जाता है, आप याद रखिएगा। आप कमेंट में बताइए कि उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या में राम मंदिर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष कौन है? ठीक, उसके अध्यक्ष का नाम, उनके अध्यक्ष कौन है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए यहाँ पे कल्की धाम के बारे में फिर से देखते हैं। ज्ञातव्य है कि श्री कल्की को भगवान विष्णु का 10वां एवं अंतिम अवतार माना जाता है। जो कल्की अवतार है उनको भगवान विष्णु का 10वां एवं अंतिम अवतार माना जाता है। श्री कल्की पुराण के अनुसार
कलयुग के चौथे चरण में भगवान विष्णु के कल की अवतार होगा। भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा कब? कलयुग के चौथे चरण में। ऐसा किसमें उल्लेखित है? तो श्री कलिक पुराण में ऐसा उल्लेखित है। ठीक है, यहाँ पे समझ गए। महत्वपूर्ण क्या हो जाता है इसका? भूमि पूजन कहाँ पे? संभल जिले में। ट्रस्ट का नाम क्या है और इसके अध्यक्ष कौन है? जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। कब? 19 फरवरी 2024 को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला तथ्य जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई थी और उसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो 16 फरवरी 2024 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति थे। उन्हीं के नाम पे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में, ठीक, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। कब उद्घाटन किया गया? तो 16 फरवरी 2024 को। ठीक है, आगे देखते हैं इससे संबंधित अन्य तथ्य क्या है। देखिए, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। जो राजेंद्र प्रसाद विधि विश्वविद्यालय है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थापित किया गया, इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, उनके साथ में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यह विश्वविद्यालय का नामकरण भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर किया गया। जो यह विश्वविद्यालय बना है, इसका जो नामकरण किया गया है किसके नाम पे? तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हीं के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नामकरण किया गया है। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज की स्थापना वर्ष 2020 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? वर्ष 2020 में घोषणा की गई थी कि प्रयागराज में, जो 2020 का बजट आया था उसमें यह घोषणा की गई थी कि प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ऐसी घोषणा 2020 के बजट में की गई थी। ठीक है, अब यहां देखिए लिखा हुआ है 2020 में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रयागराज था, विधि विश्वविद्यालय। अगस्त 2023 में एक संशोधन के माध्यम से इसका पुनर्नामकरण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के रूप में किया गया। पहले क्या नाम था इसका नाम पहले था उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज। एक संशोधन किया गया कब? अगस्त 2023 में, और नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नाम इसमें ऐड कर दिया गया, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के रूप में किया गया। ठीक है, देखिए ऐसे ही जो नाम परिवर्तित किया गया है, तो एक नाम आपने सुना होगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। जो अयोध्या का एयरपोर्ट था उसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो उसका नाम भी याद रखिएगा, वहां भी नाम परिवर्तन किया गया था। यहां भी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय था, उसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के रूप में कर दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं अयोध्या से ही संबंधित तथ्य। दिव्य अयोध्या एक ऐप लॉन्च किया गया है। जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्य अयोध्या ऐप को लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लॉन्च किया है।
इसका काम क्या होगा इस ऐप का? तो इस ऐप को अयोध्या आने वाले पर्यटकों के लिए लॉन्च किया गया। जो भी पर्यटक अयोध्या आते हैं उनकी सुविधा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए उनकी सुविधाओं के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अयोध्या में पर्यटन स्थलों एवं धार्मिक स्थलों की जानकारी प्राप्त होगी। मतलब जो ये दिव्य अयोध्या ऐप है, इसी ऐप पे आपको सारी जानकारी कि हनुमानगढ़ी मंदिर कहां पे है, फिर उसके बाद में कनक भवन मंदिर कहां पे है, नागवासुकी मंदिर कहां पे है, ठीक, उसके बाद में आपको अयोध्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का रास्ता कौन सा है, सारी चीजें, सारे जितने भी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है अयोध्या के, उन सभी के बारे में आपको इस ऐप के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। इससे एक प्रश्न और जान लीजिए अयोध्या से ही संबंधित। अयोध्या की एक महिला थी, उनका नाम था मीरा माझी। ठीक, अयोध्या की थी मीरा माझी जो 10 करोड़वा गैस कनेक्शन जो दिया गया था उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन, वो किसको प्रदान किया गया था? तो वो अयोध्या की थी मीरा माझी। इन्हीं के घर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे। इस वजह से ये नाम महत्वपूर्ण हो जाता है कि 10 करोड़वा उज्ज्वला गैस कनेक्शन किसको प्रदान किया गया? तो उनका नाम था मीरा माझी। कहां की है? अयोध्या की है। अयोध्या में अभी एक ऐप लॉन्च किया गया, नाम क्या है? दिव्य अयोध्या ऐप। अयोध्या का जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है? तो महर्षि वाल्मीकि के नाम पर उस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। ठीक, अयोध्या राम जन्मभूमि का उद्घाटन कब किया गया? जो मंदिर है, ठीक, रामलला का जो मंदिर है उसका उद्घाटन कब किया गया? तो 22 जनवरी को 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई। और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा दिवस के रूप में मैंने आपको पहला लेक्चर जब लिया था सूक्ष्म दृष्टि का, उसमें बताया था कि कनाडा के 3 प्रांत ऐसे हैं जिन्होंने 22 जनवरी को डिक्लेयर किया है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस के रूप में। किस दिवस के रूप में? राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस के रूप में। ठीक, उसके बाद में जो रामलला का मूर्ति है, रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार कौन थे? तो उनका नाम था अरुण योगीराज। क्या नाम था? मैं लिख देता हूं, अरुण योगीराज। ठीक है, नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण नाम है, अरुण योगीराज उनका नाम है। और जो मूर्ति है, मूर्ति जो कर्नाटक के निल्लाकारू चट्टानों से बनी हुई है। किससे? निल्लाकारू चट्टानों से बनी हुई है। जो भगवान राम की मूर्ति है, रामलला की, वो, और मूर्ति का नाम क्या रखा गया है? तो मूर्ति का नाम रखा गया है बालक राम। बालक राम मूर्ति को किस नाम से जाना जाएगा? तो बालक राम से नाम से जाना जाएगा। निर्माण किसने किया मूर्ति का? तो अरुण योगीराज। मैंने आपको बताया अरुण योगीराज। ठीक है, इतने तथ्य अयोध्या से आप याद रखिए, आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अगला तथ्य देखते हैं क्या है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों में उत्तर प्रदेश शीर्ष 3 राज्यों में शामिल। देखिए, सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यमों में उत्तर प्रदेश शीर्ष 3 राज्यों में शामिल। जनवरी 2024 में वाणिज्य, रियल एस्टेट सेवाओं एवं निवेश से संबंधित कंपनी CBRE ने भारत में सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योग के संदर्भ में एक रिपोर्ट जारी किया। किसने जारी किया? CBRE के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जो किससे संबंधित है? वाणिज्य, रियल एस्टेट सेवाओं और निवेश से संबंधित है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में उद्यम पोर्टल के अंतर्गत पंजीकृत MSMEs के संदर्भ में लगभग 9% की हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष 3 में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष 3 में सम्मिलित है और इसका तीसरा स्थान है। MSME आपके मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। यूपी स्पेशल का जो पेपर है, जो पेपर 6 है, उसके लिए MSME सीधे सीधे मेंशन किया हुआ है मेंस एग्जाम में, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इस डाटा को वहां पे यूज कर सकते हैं कि भारत में उद्यम पोर्टल के अंतर्गत कुल MSMEs के संदर्भ में लगभग 9% की हिस्सेदारी के साथ
उत्तर प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। ये लाइन आपको सीधे सीधे एज इट इज ऐसे आप मेंस के एग्जाम में लिखाइएगा, यही आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा। तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। ये पॉइंट आपके मेंस एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसी संदर्भ में दो शीर्ष राज्य कौन से हैं, तो इस संदर्भ में अगर जो शीर्ष राज्यों की बात करें तो देखते हैं आगे। इस संदर्भ में दो शीर्ष राज्य क्रमशः महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु, मतलब पहला स्थान किसका है, तो फर्स्ट है महाराष्ट्र और सेकंड है तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश है। विदित हो कि इस रिपोर्ट का शीर्षक अनलिशिंग द इंजन ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेरिटी, द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इसका शीर्षक है। शीर्षक याद रखिएगा कि इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में उद्यम पोर्टल के अंतर्गत लगभग 2.1 करोड़ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम पंजीकृत है। कितने उद्यम पंजीकृत हैं, आपको यह भी याद रखना होगा कि उद्यम भारत में उद्यम पोर्टल के अंतर्गत कितने एमएसएमई पंजीकृत है, तो 2.1 करोड़ एमएसएमई जो है वो पंजीकृत है किसके तहत, उद्यम पोर्टल के तहत। ठीक, इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। जबकि केंद्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय के अनुसार 27 फरवरी 2024 तक उद्यम पोर्टल के अंतर्गत 3 करोड़ 82 लाख से अधिक एमएसएमई पंजीकृत है। मतलब जो ये रिपोर्ट थी सीबीआरई की, उसके अनुसार तो कह रहा है 2.1 करोड़ एमएसएमई जो है वो पंजीकृत है। जबकि अगर जो हम ऑफिशियल डाटा केंद्र सरकार मंत्रालय की बात करें कि केंद्रीय सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्रालय, उसके अंतर्गत बात करें तो कह रहा है कि 27 फरवरी 2024 तक का डाटा देखा जाए तो उसमें उद्यम पोर्टल के अंतर्गत 3 करोड़ 82 लाख से अधिक एमएसएमई पंजीकृत है। ठीक है, तो आपके ये डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस डाटा को, जो ये ऊपर वाला डाटा है, इस डाटा को आप इस रिपोर्ट के संदर्भ में कोड करिएगा, लेकिन अपने मेंस एग्जाम में आप इस डाटा को कोड करिएगा। ठीक है, ये डाटा आपका ज्यादा ऑथेंटिक हो जाएगा और जब रिपोर्ट की बात आएगी तो इस रिपोर्ट के संदर्भ में आप इस डाटा को याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला तथ्य हमारा क्या है उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में। पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल 1 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित वृंदावन में संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। स्कूल का नाम क्या है, तो स्कूल का नाम है संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल। यह पूर्णतः बालिकाओं के लिए महिला सैनिक स्कूल, जो पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल है। ठीक है, बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल का नाम आपसे सीधे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसका नाम क्या है, तो संविद गुरुकुलम उसका नाम है। कहां पे स्थापित किया गया है, तो वृंदावन में इसकी स्थापना की गई है। कहां पे, वृंदावन मथुरा में इसकी स्थापना की गई है। ठीक, मथुरा जिले के वृंदावन में। यह पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल है। भारत का पहला ऐसा सैनिक स्कूल है जो पूर्णतः जहां पे बालिकाएं ही पढ़ाई करेंगी। इस स्कूल का उद्घाटन सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में गैर सरकारी संगठनों, निजी राज्य सरकारी विद्यालयों के साथ साझेदारी से 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना के पहल के तहत किया गया है। मतलब रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की थी कि वो पूरे भारत में चाहे वो राज्य हो, केंद्र शासित प्रदेश हो, गैर सरकारी संगठन, निजी राज्य सरकारी विद्यालयों के साथ साझेदारी करके लगभग पूरे भारत में 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना की जाएगी, ऐसा घोषणा किया था रक्षा मंत्रालय ने। उसी के तहत जो ये पूर्णतः बालिकाओं के लिए समर्पित सैनिक स्कूल की स्थापना की गई है, ये उसी के तहत की गई है। कहां पे, वृंदावन में की गई है। मथुरा जिले के अंतर्गत आता है वृंदावन, और इसका नाम क्या है, संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल। आगे देखते हैं
ज्ञातव्य है कि देश में सैनिक स्कूलों की स्थापना की परंपरा उत्तर प्रदेश से वर्ष 1960 में प्रारंभ हुई थी। मतलब जो सैनिक स्कूल के बारे में आप सुनते हैं ना कि क्लास 6, क्लास 9 और 11 का एंट्रेंस एग्जाम आपके आस पड़ोस में किसी ना किसी ने दिया ही होगा, ठीक है। तो जो सैनिक स्कूल के बारे में आप सुनते हैं उसकी स्थापना उत्तर प्रदेश से ही हुई थी और 1960 से प्रारंभ हुआ था। कब से प्रारंभ हुआ था सैनिक स्कूलों की स्थापना का कार्य? तो 1960 से प्रारंभ हुआ था। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद, किसने? डॉक्टर संपूर्णानंद ने दिल्ली में लखनऊ में देश का पहला सैनिक स्कूल प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था पहला सैनिक स्कूल? उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने लखनऊ में देश का पहला सैनिक स्कूल प्रारंभ किया था, ठीक है। हमने सैनिक स्कूल के बारे में जान लिया कि पहला बालिकाओं को समर्पित सैनिक स्कूल कहां पे स्थापित किया गया है। अब प्रधानमंत्री जी की अयोध्या यात्रा के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से। प्रधानमंत्री की अयोध्या यात्रा 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या का दौरा किया। उन्होंने पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। जो अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन था उसका उद्घाटन किया, ठीक है। इसके साथ ही उन्होंने नई अमृत भारत ट्रेनों एवं वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिनमें दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस, देश की पहली अमृत भारत ट्रेन। अगर आपसे सीधे एग्जाम में पूछा जाए कि देश की पहली अमृत भारत ट्रेन कौन सी है, तो उसका नाम है दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस। इसका कहां से इसको हरी झंडी दिखाई गई? तो अयोध्या से इसको हरी झंडी दिखाई गई थी, ठीक है। याद रखना, क्योंकि जो ट्रेन है ना, ट्रेन से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। जैसे रेलवे बोर्ड के सीईओ के बारे में पूछा गया है आपके एग्जाम में, साथ साथ जब पहली किसान रेल चली थी दानापुर से देवलाली के बीच में, उसके बारे में सवाल पूछा जा चुका है। वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में सवाल पूछा जा चुका है। अब ये देश की पहली अमृत भारत है, तो इस वजह से आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये आपकी परीक्षा में पूछा जाना तय है, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस इसका नाम है। ये देश की पहली अमृत भारत ट्रेन है और इसको हरी झंडी कहां से दिखाई गई? तो इसको हरी झंडी दिखाई गई थी अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन से। कहां से? अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई, ठीक है। कहां पे है ये अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन स्टेशन? तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित है। किसने हरी झंडी दिखाई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। आगे देखते हैं, देखिए प्रधानमंत्री ने नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। मैंने हवाई अड्डे के बारे में भी आपको बताया कि इस हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। क्या नाम रखा गया है इस हवाई अड्डे का? जो अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डा है उसका नाम, जैसे पहले क्या कहा जाता था कि इसका नाम होगा मर्यादा पुरुषोत्तम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, लेकिन अब इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? जो अयोध्या का हवाई अड्डा जो विकसित किया गया नवनिर्मित हवाई अड्डा, उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। आप कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में दोनों ऑप्शन दिए रहेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो आपको महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा टिक करके आना है, ठीक है। नवनिर्मित श्री राम मंदिर तक पहुंच को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने अयोध्या में 4 नवविकसित सड़कों यथा रामपथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्मभूमि पथ का भी उद्घाटन किया। किसका उद्घाटन किया? रामपथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्मभूमि पथ, इनका उद्घाटन किया। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। अयोध्या के बारे में मैंने आपको बताया था, मीरा माझी जो है, मीरा माझी अयोध्या की ही निवासी है। उनको 10 करोड़वां उज्ज्वला गैस कनेक्शन प्रदान किया गया था, जिनके घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया था। अगला पॉइंट देखते हैं काशी तमिल संगम के बारे में। मैंने अभी आपको बताया था, फिर से देखते हैं काशी तमिल संगम, यहाँ पे लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है।
देखिए फैक्चुअल चीजें आप यहां से याद रखिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 17 से 30 दिसंबर 2023 तक काशी तमिल संगम का आयोजन वाराणसी में किया गया। यह इस कार्यक्रम का कौन सा संस्करण था? तो दूसरा संस्करण था। ठीक है, यह है कि इसका पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? तो वर्ष 2022 में इसका पहला संस्करण जो काशी तमिल संगम है, काशी तमिल संगम का पहला संस्करण वर्ष 2022 में आयोजित किया गया था। जबकि इस वर्ष 17 से 30 दिसंबर 2023 के मध्य काशी तमिल संगम का द्वितीय चरण आयोजित किया गया। 17 दिसंबर 2023 को नमो घाट वाराणसी में, ठीक है, नमो घाट कहां पे पड़ता है? एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो नमो घाट पड़ता है वाराणसी में इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 17 दिसंबर 2023 को नमो घाट वाराणसी में इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अगला तथ्य देखते हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने थिरुकुरल, मणिमेकलई और अन्य उत्कृष्ट तमिल साहित्यों का बहुभाषा एवं ब्रेल अनुवाद जारी किया। देखिए जो ब्रेल होता है ना, ब्रेल लिपि के बारे में आप जानते हैं कि ब्रेल दिवस मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस। मैं आपको यहीं पर लिख देता हूं, विश्व ब्रेल दिवस। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 4 जनवरी। 4 जनवरी का जो दिन होता है ये लुई ब्रेल का जन्म दिवस होता है। लुई ब्रेल फ्रांसीसी व्यक्ति थे, उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। और ब्रेल लिपि जो होती है वो ब्रेल लिपि जो अंधे लोग होते हैं, जिनके नयन नहीं होते हैं, चक्षु नहीं होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उन लोगों को भाषा की समझ के लिए ठीक ब्रेल लिपि का विकास किया था लुई ब्रेल ने, कि कोई भी चीज अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो छू कर उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थिरुकुरल, मणिमेकलई और अन्य उत्कृष्ट तमिल साहित्यों का बहुभाषा एवं ब्रेल अनुवाद जारी किया। कब जारी किया? जब काशी तमिल संगम का द्वितीय संस्करण आयोजित किया गया 17 से 30 दिसंबर 2023 के मध्य नमो घाट वाराणसी में, तब इसका बहुभाषा ब्रेल रूप जारी किया गया। ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। किसका जन्म दिवस होता है? तो लुई ब्रेल का जन्म दिवस होता है। ठीक है, अगला तथ्य देखते हैं क्या है अगला पॉइंट इसी में, कि इस अवसर पर कन्याकुमारी वाराणसी काशी तमिल संगम ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ट्रेन का नाम याद रखिएगा कि काशी तमिल संगम जब आयोजित किया गया था उसी अवसर पर कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगम ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। किसने हरी झंडी दिखाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसका आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा तथा अन्य मंत्रालयों यथा संस्कृति, कपड़ा, रेलवे, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना एवं प्रसारण आदि तथा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया गया। ठीक है, जो ये काशी तमिल संगम था, इतने मंत्रालयों ने इसमें सहयोग किया। इस कार्यक्रम के लिए देखिए आगे आ गया, मैंने जो आपको बताया था ना IIT मद्रास और BHU। देखिए इस कार्यक्रम के लिए तमिलनाडु में IIT मद्रास और उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को यानी BHU को कार्यान्वयन एजेंसी नामित किया गया था। मतलब इतने मंत्रालयों का तो सहयोग था, लेकिन कार्यान्वयन कौन कर रहा था? कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी थी? तो IIT मद्रास थी, साथ साथ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU, ये दोनों कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य कर रहे थे। किसके लिए? काशी तमिल संगम के लिए। अगला तथ्य देखते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण तथ्य है। देखिए स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया। 7 मंजिला स्वरवेद महामंदिर की ऊंचाई 180 फीट है। सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन कहां पे किया गया है? तो वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया है।
7 मंजिला ये मेडिटेशन सेंटर की तरह ये है। सबसे बड़ा पूरे अगर जो देखा जाए तो ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है, मेडिटेशन सेंटर है। ये 7 मंजिली इमारत है। साथ साथ इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 180 फीट इसकी ऊंचाई है। यह महामंदिर, इस महामंदिर की संगमरमरी दीवारों पर स्वरवेद के 4000 दोहे लिखे हुए। जो यहाँ की दीवारें हैं उन पे स्वरवेद के 4000 दोहे लिखे गए हैं। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता, महाभारत आदि ग्रंथों के दिव्य संदेश भी इसमें चित्रों के जरिए उकेरे गए। मतलब जो यहाँ की दीवारें हैं उन दीवारों पर वेद, उपनिषद, रामायण, गीता, महाभारत इत्यादि जितने भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को चित्रात्मक रूप से प्रदर्शित किया गया है, उनके दिव्य संदेशों को। ठीक है। स्वरवेद महामंदिर महर्षि सदाफल देव, क्या नाम था? महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं और उनके उपदेशों का प्रतीक है। मतलब अगर वैसे परीक्षा में पूछा जाए कि स्वरवेद महामंदिर किसके शिक्षाओं और उपदेशों का प्रतीक है, तो आपको टिक करके आना होगा कि महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं एवं उनके उपदेशों का प्रतीक है। क्या? स्वरवेद महामंदिर कहां पे अवस्थित है? वाराणसी में अवस्थित है। इस महामंदिर को विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र, वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर कहा जा रहा है। जो ये ध्यान केंद्र है ना, 180 फीट इसकी ऊंचाई है। कितना? 180 फीट इसकी ऊंचाई है और 7 मंजिला है। तो इसको कहा जा रहा है कि ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है, सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। ज्ञातव्य है कि स्वरवेद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। जो स्वरवेद है एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जो विहंगम योग संस्थान के प्रणेता, विहंगम योग संस्थान के प्रणेता संत सदाफल देव महाराज जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? जो स्वरवेद है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो विहंगम योग संस्थान है एक, उसके प्रणेता है कौन? संत सदाफल देव महाराज जी द्वारा लिखा गया है। ठीक, इन्हीं के उपदेशों और शिक्षाओं पर स्वरवेद महामंदिर का निर्माण किया गया है। उन्हीं के उपदेशों से प्रेरित है यह मंदिर, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कहा जा रहा है। आगे देखते हैं लेक क्वीन क्रूज के बारे में। लेक क्वीन क्रूज, इसके बारे में देखते हैं। 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री ने गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल, जो गोरखपुर में अवस्थित है रामगढ़ ताल, जितने भी ताल, तालाब या महत्वपूर्ण झील, झरने, ये सब आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यूपी स्पेशल में आपसे पूछा जा सकता है, एक तरफ झील या तालाब का नाम दे देगा और दूसरी तरफ जिले का नाम दे देगा। मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा रामगढ़ ताल कहां पे अवस्थित है? गोरखपुर में अवस्थित है। ठीक, तो 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री ने गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल में लेक क्वीन क्रूज का लोकार्पण किया। किसका? लेक क्वीन क्रूज का लोकार्पण किया। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त यह क्रूज 2 मंजिला है। कितने मंजिला है? 2 मंजिला क्रूज है ये। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन के माध्यम से राप्ती, सरयू, यमुना और गंगा नदी में क्रूज सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसके सहयोग से बढ़ावा दिया जा रहा है? तो राप्ती, सरयू, यमुना और गंगा नदी में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के सहयोग से क्रूज सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे मैंने बताया ना कि सबसे पहला पॉइंट जो उत्तर प्रदेश स्पेशल जहां से हमने स्टार्ट किया था, वहीं पे हमने एमवी गो और एमवी निषाद राज के बारे में बात किया। ठीक है, तो जो एमवी गो था ये तो चलाया जा रहा था सरयू नदी में और एमवी निषाद राज गंगा नदी में। ठीक है, गंगा नदी में। साथ साथ मैंने गंगा नदी में प्रयागराज के बारे में बताया था। प्रयागराज में भी संगम क्रूज सेवा चलाई जा रही है। कहां से कहां? तो प्रयागराज संगम से लेकर, जो संगम क्षेत्र है, संगम क्षेत्र से लेकर सुजावन महादेव मंदिर, उनके बीच में हर रविवार को क्रूज सेवा चलाई जाती है, संचालित की जाती है। किसके सहयोग से? तो अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जो है इसके सहयोग से संचालित किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा इन चीजों को। अब देखते हैं 42वां रामायण मेला।
42वां रामायण मेला। तो 14 दिसंबर 2023 को अयोध्या में, कहां पे, अयोध्या में 42वें रामायण मेले का शुभारंभ किया गया। कब शुभारंभ किया गया? तो 14 दिसंबर को शुभारंभ किया गया। कहां पे? अयोध्या में इसका शुभारंभ किया गया। इस मेले का समापन कब हो गया? 19 दिसंबर 2023 को। देखिए डेट मैं क्यों बता रहा हूं, एग्जाम में आरओ का परीक्षा आपने दिया, आरओ की परीक्षा देने के बाद में आपने ट्रेंड समझ लिया कि अब परीक्षा में डीप स्टडी बहुत जरूरी हो गई है करंट अफेयर की भी। ऊपरी नॉलेज, वन लाइनर फैक्ट से आपके सारे सवाल हल नहीं हो सकते, ठीक है। तो डीप स्टडी के साथ साथ में डेट भी महत्वपूर्ण हो गए। डेट से संबंधित लगभग 3 से 4 प्रश्न आपके आरओ के एग्जाम में पूछे गए थे। अगर जो आपको डेट आ रहा था तभी आप उन सवालों को हल कर सकते थे। इस वजह से जितने भी डेट है हमारी पुस्तक जो आई है, इनमें डेट पर भी विशेष फोकस किया गया है नए ट्रेंड के अनुसार। इसी वजह से हमारी पुस्तक सबसे अपडेटेड पुस्तक है, सबसे अपडेटेड पुस्तक आपको घटना चक्र दृष्टि पब्लिकेशन की मिल रही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार और रामायण मेला समिति के सहयोग से प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है। किसके सहयोग से? तो उत्तर प्रदेश सरकार इसमें सहयोग करता है, साथ साथ रामायण मेला समिति इसमें सहयोग करता है। अयोध्या में रामायण मेले का शुभारंभ वर्ष 1982 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्रा ने किया था। श्रीपति मिश्रा के द्वारा, जो 1982 में तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा अयोध्या में रामायण मेले की शुरुआत की गई थी। इस बार कौन सा संस्करण था? तो इस बार 42वां संस्करण था। याद रखिएगा 42वां संस्करण था। कब स्टार्ट हुआ था? 1982 में स्टार्ट हुआ था। किसने स्टार्ट किया था? तो तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्रा के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, रामायण क्रूज सेवा। रामायण क्रूज सेवा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अयोध्या में शीघ्र ही शुरू की जाने वाली रामायण क्रूज सेवा के कार्यान्वयन के लिए आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सबसे पहले तो यही महत्वपूर्ण हो जाता है कि रामायण क्रूज सेवा जो है वो कहां पे शुरू की जाएगी? तो अयोध्या में इसको स्टार्ट किया जाएगा, ठीक। इसके लिए जो कार्यान्वयन समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जो संचालित किया जाएगा, उसके लिए कार्यान्वयन समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उसकी अध्यक्षता किसने की? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसकी अध्यक्षता की, ठीक है। यह उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी पर पहली लग्जरी क्रूज सेवा होगी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, देखिए उत्तर प्रदेश में पहले से ही, जैसे वाराणसी में क्रूज सेवा चल रही है, लग्जरी क्रूज सेवा वो तो चल ही रही है, लेकिन सरयू नदी पर पहली लग्जरी क्रूज सेवा कौन सी होगी? तो उसका नाम होगा रामायण क्रूज सेवा। क्या? रामायण क्रूज सेवा सरयू नदी पर पहली लग्जरी क्रूज सेवा होगी, ठीक है। इसके कार्यान्वयन समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के बारे में। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 को पारित किया गया। ये प्रीलिम्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। याद रखिएगा इन सब चीजों के बारे में। डेट आपसे पूछा जा सकता है कि प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 कब पारित किया गया? तो नवंबर 2023, ठीक है, महीना याद रखिएगा, ठीक है। राज्यपाल द्वारा अनुमति कब प्रदान की गई? तो 7 दिसंबर 2023 को राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदान कर दिए जाने के बाद यह उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 2023 के रूप में अधिनियमित हो गया। सीधे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 को राज्यपाल की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? डेट 7 दिसंबर 2023 को प्राप्त हुई। इसी के बाद यह जो विधेयक था वो अधिनियम में परिवर्तित हो गया, मतलब अधिनियम बन गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन करना है, ठीक है। क्या उद्देश्य है? अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस प्राधिकरण के अध्ययन के रूप में मुख्यमंत्री या तो परिवहन मंत्री को नामित करेगा
या अंतर्देशीय जलमार्ग, पोत परिवहन तथा नौ परिवहन, बंदरगाह एवं समुद्री मामले से संबंधित विषयों की विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों में से किसी एक की नियुक्ति करेगा। मतलब यहाँ पे नियुक्ति किसकी की जाएगी, तो मुख्यमंत्री या तो परिवहन मंत्री को ही नामित कर देगा, इसका अध्यक्ष इस प्राधिकरण का, या तो अंतर्देशीय जलमार्ग, पोत परिवहन तथा नौ परिवहन, बंदरगाह एवं समुद्री मामलों से संबंधित जो विशेषज्ञता रखते हैं ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, समझ गए आप। उद्देश्य क्या है, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन करना। स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी राज्यपाल की, तो 7 दिसंबर 2023 को स्वीकृति प्राप्त हुई थी, स्वीकृति प्राप्त हुई थी। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश स्पेशल के संबंधित, जो आपकी आगामी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यहां पे देखिए जलमार्ग प्राधिकरण का ही अगला तथ्य है कि उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना तथा अन्य प्रमुख नदियों में कुल 11 राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में जो जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग, जैसे आप राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ते हैं वैसे नदियों में ही राष्ट्रीय जलमार्ग होता है। तो उत्तर प्रदेश गंगा, यमुना तथा अन्य नदियों में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग अवस्थित है, तो 11 राष्ट्रीय जलमार्ग अवस्थित है, जिसको नेशनल वाटर वेज अवस्थित है। ठीक है, अब ये बताइए पहला जो वाटर वे है, नेशनल वाटर वे 1 कहां से कहां तक है, आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि पहला राष्ट्रीय जलमार्ग, जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहां से लेकर कहां तक, कमेंट करके आप बताइए कहां से कहां तक। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा किसके उत्तर सही है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि पहला दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र, पहला दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र कहां पे स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र, जिसको टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना की जाएगी। कहां पे स्थापना की जाएगी, सबसे पहले तो यही महत्वपूर्ण हो जाता है सहारनपुर में। सहारनपुर में पड़ता है आईआईटी रुड़की का एक कैंपस। आईआईटी रुड़की जो है ये पड़ता है उत्तराखंड में। ठीक है, आईआईटी रुड़की कहां पे है, आईआईटी रुड़की उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक, लेकिन आईआईटी रुड़की का एक कैंपस जो है वो सहारनपुर में भी अवस्थित है। तो यह केंद्र सहारनपुर स्थित आईआईटी रुड़की के परिसर में स्थापित किया जाएगा। कौन सा परिसर स्थापित किया जाएगा, तो पहला दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र, और यह देश का पहला ऐसा केंद्र होगा जो मतलब टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम पर यह देश का पहला केंद्र होगा जो सहारनपुर में आईआईटी रुड़की के कैंपस में स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र 5G को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबद्ध करने और 6G को लॉन्च करने पर शोध संचालित करेगा। देखिए यहां पे 5G को कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबद्ध करने तथा 6G को लॉन्च करने के लिए कि भारत में उत्तर प्रदेश में 6G को किस तरीके से लॉन्च किया जाए, कैसे 5G को AI से जोड़ा जाए, इनसे संबंधित जो शोध होंगे, जो रिसर्च होंगे, उन पे काम किया जाएगा। कहां पे, जो टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इसमें काम किया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के आईआईटी रुड़की, जो सहारनपुर में स्थित आईआईटी रुड़की का कैंपस है, वहां पे स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, यहां पे एआई की बात आई है तो मैं एआई से संबंधित 2 तथ्य आपको बताता हूं कि GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका आयोजन कहां पे किया गया था, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। एक सेकेंड, मैं दिल्ली नीचे लिख देता हूं। ठीक है, और एक हुआ था फर्स्ट AI सेफ्टी समिट, AI सुरक्षा सम्मेलन। देखिए महत्वपूर्ण क्या हो जाता है AI सुरक्षा सम्मेलन, ये पहली बार हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा सम्मेलन, सेफ्टी समिट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट पहली बार आयोजित किया गया। कहां पर, तो ब्लेचले पार्क लंदन में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, ब्लेचले पार्क
लंदन में इसका आयोजन किया गया। टोटल 48 कंट्रीज इसमें शामिल हुए थे और ब्लेचले पार्क घोषणा पत्र को अपनाया गया था। इसी वजह से यह महत्वपूर्ण हो जाता है ब्लेचले पार्क घोषणा पत्र और एआई सेफ्टी समिट। ठीक है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से तो ये दोनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि जीपीएआई कहां पे, तो जीपीएआई जो हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था, जबकि एआई सेफ्टी समिट कहां पे हुआ था, तो ये लंदन में इसका आयोजन किया गया था ब्लेचले पार्क में। और यहाँ पे 5G और 6G के लिए कहां पे एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित IIT रुड़की के कैंपस में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। देखिए, आगरा के लेदर फुटवेयर तथा जलेसर धातु शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया। जो जलेसर है ना, ये धातु शिल्प है कहां का, एटा का। ठीक है, और आगरा का जो लेदर फुटवेयर है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके संबंधित तथ्यों को देखते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा के लेदर फुटवेयर तथा जलेसर धातु शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जलेसर का धातु कर्म अपने भव्य डिजाइनों एवं शानदार शिल्प के लिए जाना जाता है, जिसमें प्राचीन तथा आधुनिक शैलियों का मेल देखने को मिलता है। मतलब जो ये जलेसर धातुकर्म है, इसमें प्राचीन तथा आधुनिक शैली, जो धातुकर्म की प्राचीन तथा आधुनिक शैलियां हैं वो इसमें देखने को मिलती है। और ये कहां से संबंधित है, तो ये एटा से संबंधित है। कहां से संबंधित है, एटा से। ज्ञातव्य है कि जलेसर उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। कहां पे स्थित है, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। आगे देखते हैं, उल्लेखनीय है कि आगरा अपनी पारंपरिक हस्त निर्मित फुटवेयर निर्माण कला के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, आगरा जो है, आगरा और कानपुर, ये चमड़ा उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए, चमड़ा उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन कौन से, एक तो आगरा हो गया और एक कानपुर। ठीक है, लेकिन जो आगरा है वो आगरा चमड़ा उद्योग के साथ साथ जो पारंपरिक हस्त निर्मित फुटवेयर है, मतलब हाथों से जो फुटवेयर बनाए जाते हैं उनके लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, इसी वजह से जो यहाँ के हस्त निर्मित फुटवेयर है उनको जीआई टैग प्रदान किया गया। क्या प्रदान किया गया है, जीआई टैग प्रदान किया गया। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग कहा जाता है जीआई टैग का फुल फॉर्म। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख उत्पाद कौन कौन से हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो हाल ही में जीआई टैग प्राप्त उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख उत्पाद, बागपत होम फर्निशिंग। पहला है बागपत जनपद होम फर्निशिंग कामों के लिए पूरे देश में विख्यात है। मतलब उत्तर प्रदेश का जो बागपत जनपद है वहां का जो होम फर्निशिंग, जो होम इंटीरियर होता है, उसके लिए जाना जाता है। यहाँ पर चद्दर, गद्दे, तौलिया, तकिया इत्यादि उत्पाद यहां तैयार किए जाते हैं। बागपत में कौन कौन से चद्दर, गद्दे, तौलिया, तकिया जो है पूरे भारत में प्रसिद्ध है। कहां का होम फर्निशिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो बागपत। परीक्षा में प्रीलिम्स के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ आपके मुख्य परीक्षा में जब भी आपसे पूछा जाए जीआई टैग से संबंधित क्वेश्चन, तो वहां पे आप इन चीजों को मेंशन कर सकते हैं कि आगरा के हस्त निर्मित जो फुटवेयर है उनको जीआई टैग प्रदान किया गया है, बागपत के होम फर्निशिंग को प्रदान किया गया, अमरोहा के ढोलक को प्रदान किया गया है और एटा के जलेसर धातुकर्म को जीआई टैग प्रदान किया गया है हाल ही में। ठीक है, ऐसा आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। आगे देखते हैं अमरोहा के ढोलक के बारे में। देखिए, अमरोहा ढोलकों और अन्य बीटिंग वाद्य यंत्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। मतलब अमरोहा जो है वो ढोलक, तबला, जितने भी वाद्य यंत्र जिनको आप पीट के बजाते हैं ना, उन यंत्रों के लिए अमरोहा प्रसिद्ध है। ठीक है, उनके लिए अमरोहा प्रसिद्ध है। इन वाद्य यंत्रों के खोखले बॉक्स के निर्माण के लिए आम एवं शीशम की लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। किनका उपयोग किया जाता है, जो ये ढोलक होते हैं या तबला होते हैं, इनका जो खोखला बॉक्स होता है, जिसपे बगल में साइड पे चमड़े की जिल्द चढ़ाई जाती है, तो जो खोखला बॉक्स होता है उसमें शीशम की लकड़ी तथा आम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है।
जिन्हें बाद में पशुओं के चमड़े से मढ़ा जाता है। साइड में आपने ढोलक देखा होगा, तो ढोलक जो होता है उसका जो खोखला बॉक्स होता है, ये तो निर्माण किया जाता है आम एवं शीशम की लकड़ी से, लेकिन जो साइड का जो चमड़े की जो मण चढ़ाई जाती है वो चमड़े की चढ़ाई जाती है। ठीक है, अगला है काल्पी का हस्त निर्मित कागज। ठीक, तीसरा जीआई टैग जो दिया गया वो काल्पी के हस्त निर्मित कागज को दिया गया। अपशिष्ट कागज एवं कपड़े से निर्मित अपशिष्ट कागज एवं कपड़े से हस्त निर्मित कागज बनाना काल्पी का प्रमुख शिल्पकला है। काल्पी जो है ये प्रसिद्ध है किसके लिए? अपशिष्ट कागज, जो बचे कुछ कागज होते हैं अपशिष्ट, उनके और अपशिष्ट कपड़े जो होते हैं उनसे हस्त निर्मित कागज बनाने के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं बाराबंकी हैंडलूम के बारे में। तो बाराबंकी जनपद हैंडलूम के जरिए कपड़ा बनाने के लिए विख्यात है। जो हैंडलूम होता है उसके जरिए कपड़ा बनाने के लिए बाराबंकी विख्यात है। बाराबंकी में ही देवा साहिब का मेला लगता है। याद रखिएगा कि देवा साहिब का मेला कहां लगता है, तो बाराबंकी में लगता है। बाराबंकी हैंडलूम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जीआई टैग के बारे में आप लोगों ने विस्तार से जान लिया। मैंने आपको 6 जीआई टैग बता दिए, 4 तो ये बताए और साथ साथ में आगरा का जो हस्त निर्मित फुटवेयर है उसके और जलेसर धातु कर्म के बारे में बता दिया। इन 6 जीआई टैग को आप प्रीलिम्स के लिए भी आपके महत्वपूर्ण है और मेंस के लिए। प्रीलिम्स में आपसे कैसे पूछेगा, मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है कि एक बॉक्स बना रहेगा, उसमें एक तरफ जीआई टैग दिए रहेंगे और दूसरी तरफ संबंधित जिले रहेंगे। उन जिलों को आपको मैच करना होगा। ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, या तो सीधे सीधे आपसे पूछेगा कि फुटवेयर हाल ही में हस्त निर्मित फुटवेयर को जीआई टैग प्रदान किया गया जो उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। 4 जिलों का ऑप्शन दे रखेगा, वहां पे आपको आगरा टिक करना होगा। ऐसे पूछा जा सकता है। मुख्य परीक्षा में जब आपसे पूछा जाएगा जीआई टैग से संबंधित क्वेश्चन, तो सीधे सीधे 8 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। वहां आप इन 6 जीआई टैग के बारे में विस्तार से ऐसे जैसे एज इट इज हमारे बॉक्स में लिखा हुआ है यही आप ऐसे लिख के चले आइएगा। आपको 8 में से 5 नंबर 6 नंबर आराम से मिल जाएंगे। आगे देखते हैं अयोध्या के बारे में। अयोध्या फिर से एक बार चर्चा में। उत्तर प्रदेश के इस जिले में राम की पैड़ी के विभिन्न घाटों पर दीपोत्सव 2023 के अवसर पर 22,23,000 दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। कब यह स्थापित किया गया? तो 11 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में राम की पैड़ी के विभिन्न घाटों पर दीपोत्सव 2023 के अवसर पर कितने दिए? 22,23,000 दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया गया। इस जिले में भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना प्रस्तावित है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से उत्तर प्रदेश अयोध्या के संदर्भ में है वो क्या है? वो ये है कि भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना कहां पे की जाएगी? तो ये अयोध्या में प्रस्तावित है। देखिए अयोध्या में क्यों? अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण आपने देखा 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, लेकिन वहां पे पूर्व में बाबरी मस्जिद था। ठीक है, वहां पे जब बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस या जो कुछ भी हुआ उस मैटर के बाद में जब खुदाई हुई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जब खुदाई किया गया तो वहां से बहुत से भारतीय मंदिरों का साक्ष्य प्राप्त हुआ, मंदिर निर्माण शैलियों का साक्ष्य प्राप्त हुआ। उन साक्ष्यों को एक जगह एकत्रित कर रखा गया और उसी को आधार बनाकर भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय के निर्माण की आधारशिला रखी गई। कहां पे? अयोध्या में। आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अयोध्या शोध संस्थान। अयोध्या शोध संस्थान वर्ष 1986 में स्थापित की गई थी। अयोध्या शोध संस्थान, इसके बारे में देखिए। अयोध्या शोध संस्थान के कार्य क्षेत्र को विस्तार देते हुए इसका पुनर्नामकरण अंतरराष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के रूप में किया गया है। मतलब जो अयोध्या शोध संस्थान था जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। अब इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है। कहां पे स्थित है? अंतरराष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य।
उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में जो आपके यूपीपीसीएस परीक्षा 17 मार्च के लिए महत्वपूर्ण है, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं यहां पे। देखिए, उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद के गठन हेतु उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद अधिनियम 2023 को अधिनियमित किया गया है। मतलब कौन सा अधिनियम? उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद के गठन के लिए कौन सा अधिनियम प्रस्तावित किया गया, अधिनियमित किया गया? तो इस अधिनियम का नाम है उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद अधिनियम 2023, ये इसका नाम है, इसको अधिनियमित किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? जो परिषद का गठन किया जाएगा अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद, उसके अध्यक्ष होंगे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, वो इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। ठीक है, अगला नाम देखते हैं। सौम्या माथुर जी का नाम महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। क्यों? क्योंकि रेलवे से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, रेलवे बोर्ड के सीईओ के बारे में पूछा जा चुका है, तो इस वजह से सौम्या माथुर का प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है कि 1 नवंबर 2023 को सौम्या माथुर ने पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। किसके रूप में? तो पूर्वोत्तर रेलवे, जिसका मुख्यालय कहां पे? गोरखपुर में। कहां पे? गोरखपुर। ठीक, पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। वे पूर्वोत्तर रेलवे की पहली महिला महाप्रबंधक है। ठीक है, ये पूर्वोत्तर रेलवे की पहली महिला महाप्रबंधक है। उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पे है? गोरखपुर में है। ठीक है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां पे? गोरखपुर में। देखिए, अब गोरखपुर क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? गोरखपुर का जो प्लेटफॉर्म था ना, अभी तो क्या हो गया, जो हुबली जंक्शन है कर्नाटक का, जो हुबली जंक्शन है, यहां का प्लेटफॉर्म हो गया पूरे विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। हुबली जंक्शन नहीं बना था, उसके पूर्व में गोरखपुर का जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो पूरे विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म था। ठीक है, इस वजह से भी गोरखपुर महत्वपूर्ण है। गोरखपुर में रामगढ़ ताल अवस्थित है, मैंने आपको बताया। बीआरडी मेडिकल कॉलेज भी गोरखपुर में ही अवस्थित है, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, और यहीं पर जापानी इंसेफेलाइटिस केंद्र भी अवस्थित है। ठीक है, आपने जान लिया नाम क्या है, सौम्या माथुर इनका नाम है। इनको पूर्वोत्तर रेलवे बोर्ड का महाप्रबंधक बनाया गया है, पहली महिला है इस पद पर पहुंचने वाली, और पूर्वोत्तर रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहां पे है? तो गोरखपुर में स्थित है। अगला देखते हैं प्रश्न क्या है, जनजातीय संग्रहालय से संबंधित प्रश्न। प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय 31 अक्टूबर 2023, देखिए 31 अक्टूबर जो है इसको आप लोग एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। इससे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती होती है। विश्व स्तर पर देखा जाए तो वर्ल्ड सिटीज डे के रूप में 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है दोनों दिवस, याद रखिएगा एडिशनल फैक्ट के तौर पर। 31 अक्टूबर 2023 को प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुसार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज जिले में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? तो 3 जिले हैं, मिर्जापुर है, सोनभद्र है और महाराजगंज है। ठीक है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस जिले में मंजूरी नहीं प्रदान की गई है? तो उस दृष्टि से ही मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज को याद रखिएगा। चौथा जो ऑप्शन दिया होगा वो नहीं होगा, यहां पे जनजातीय संग्रहालय यानी कि ट्राइबल म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। मिर्जापुर के अतरैला पांडे ग्राम, सोनभद्र के ग्राम मारकुंडी और महाराजगंज के कुंसेरवा गांव में संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इन तीनों गांवों का नाम याद रखिएगा। यदि गांव का नाम नहीं याद रख सकते हैं तो जिलों का नाम तो जरूर याद रखिएगा कि मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की जाएगी, ट्राइबल म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। ठीक है, 2 म्यूजियम के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक जो टेंपल म्यूजियम था अयोध्या में, अब यहाँ पे जनजातीय म्यूजियम, दोनों आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे 3 नए राज्य विश्वविद्यालय की बात आ गई है, 3 नए राज्य विश्वविद्यालय की बात करते हैं। 7 दिसंबर 2023 को
राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को अनुमति प्रदान की। अनुमति कब प्रदान की गई? तो 7 दिसंबर 2023 को अनुमति प्रदान की गई। तत्पश्चात यह विधेयक उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2023 के रूप में अधिनियमित हो गया। कोई भी विधेयक होता है जब उस पर राज्यपाल की स्वीकृति, राज्यपाल या राष्ट्रपति जो केंद्र स्तर पर है, केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति की स्वीकृति और राज्य स्तर पर राज्यपाल की स्वीकृति किसी विधेयक पर प्राप्त हो जाती है तो वह विधेयक अधिनियमित हो जाता है, अधिनियम बन जाता है। ठीक है, उसी के तहत उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय जो संशोधन विधेयक 2023 था, 7 दिसंबर 2023 को राज्यपाल की जब स्वीकृति प्राप्त हुई उसके बाद ये अधिनियम बन गया। ठीक है, इस अधिनियम का उद्देश्य राज्य में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना करना था। जो ये अधिनियम था इसका उद्देश्य क्या था कि राज्य में 3 नए विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किए जाए। अब ये राज्य विश्वविद्यालय जो स्थापित किए जाएंगे वो कहां कहां किए जाएंगे, आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। बलरामपुर में मां पाटेश्वरी देवी विश्वविद्यालय, बलरामपुर में मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय तथा मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय कहां पे? मुरादाबाद में। मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय कहां पे? मिर्जापुर में। और मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय कहां पे? तो बलरामपुर में। देखिए, मां विंध्यवासिनी का मंदिर कहां पे पड़ता है? मिर्जापुर में पड़ता है। मां पाटेश्वरी का मंदिर कहां पे पड़ता है? बलरामपुर में पड़ता है। अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि मां शाकुंभरी देवी का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? ये आप कमेंट में बताइएगा कि मां शाकुंभरी देवी का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है। ठीक है, और जो पाटेश्वरी देवी मंदिर है इससे संबंधित प्रश्न आपके आरओ की परीक्षा में पूछा गया था। आपको याद होगा तो मैच द फॉलोइंग में ये सवाल आपसे पूछा गया था। वहां पे बलरामपुर की जगह श्रावस्ती लिखा हुआ था। अगला देखते हैं लखनऊ के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहां से चर्चा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य के इस राजधानी शहर में नौसेना शौर्य संग्रहालय के निर्माण कार्य परियोजना का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया गया। इसका नौसेना शौर्य संग्रहालय का निर्माण कार्य एवं भूमि पूजन। परीक्षा में आपसे सीधे सीधे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में नौसेना शौर्य संग्रहालय की स्थापना किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में नौसेना शौर्य संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। यह संग्रहालय आदि गंगा गोमती के तट पर बनाया जा रहा है। मतलब गोमती नदी के तट पर, गोमती को आदि गंगा के नाम से भी जाना जाता है और गोमती नदी के तट पर ही नौसेना शौर्य संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। गोमती नदी जो है ये पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है। जौनपुर, लखनऊ इत्यादि शहर जो है वो गोमती नदी के तट पर ही अवस्थित है। ठीक है, आईएनएस गोमती इस संग्रहालय का ही हिस्सा होगा। जो ये संग्रहालय बनाया जा रहा है नौसेना शौर्य संग्रहालय, यहां पर आईएनएस गोमती को रखा जाएगा। साथ साथ इस संग्रहालय में 5000 वर्ष पुराने जो हड़प्पा कालीन जो नाव और जहाज थे उनके जो अंश है, उनके जो साक्ष्य है, उन साक्ष्यों को भी यहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा। नौसेना शौर्य संग्रहालय में उनको रखा जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित अगला पॉइंट क्या है? लखनऊ से संबंधित केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के इस राजधानी शहर में अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने हेतु समर्थ अभियान की शुरुआत की गई। कब शुरू किया गया था समर्थ अभियान? 25 मई 2023 को। एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में समर्थ अभियान की शुरुआत की गई? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। कहां से? लखनऊ से 25 मई 2023 को समर्थ अभियान की शुरुआत की गई। किस लिए? इसका जो ध्येय था, उद्देश्य था, वो क्या था? तो अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतें जो थी उनमें डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए, इसके लिए डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान की शुरुआत की गई थी। लखनऊ के बारे में हमने जान लिया। यहाँ पे समर्थ अभियान स्टार्ट किया गया, नौसेना सौर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। अब देखते हैं गोरखपुर के बारे में। गोरखपुर एक बार फिर चर्चा में, इसके बारे में जानते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस जिले में प्रस्तावित चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय के निर्माण के संबंध में विस्तृत परियोजना
रिपोर्ट का अवलोकन 18 अक्टूबर 2023 को किया गया। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस जिले में प्रस्तावित पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय। एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी, तो गोरखपुर जिले में स्थापित किया जाएगा। इसके विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट, जो परियोजना रिपोर्ट है, उसका अवलोकन किया गया। यह पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान से संबद्ध होगा। मतलब ये किससे संबंधित होगा? जो पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय गोरखपुर स्थापित किया जा रहा है, इसका संबंध ये किससे संबंधित होगा? तो ये संबद्ध होगा मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान से संबद्ध होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला कौन सा तथ्य हमारे लिए इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, इसी महाविद्यालय के संदर्भ में एक तथ्य और जान लेते हैं कि यह महाविद्यालय पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार और पड़ोसी देश नेपाल के पशुपालकों के लिए सर्वथा उपयोगी होगा। देखिए, गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है, और अगर जब हम उत्तर प्रदेश का मैप बनाए, देखिए तो गोरखपुर यहां पे पड़ता है। ठीक है, तराई क्षेत्र में नेपाल से सटा हुआ है, महाराजगंज के पास में। तो यहां पे देखिए, इधर नेपाल पड़ता है, इधर बिहार पड़ता है, और इधर अपना पूर्वांचल क्षेत्र। तो पूर्वांचल क्षेत्र जो पूर्वी यूपी है, पूर्वी यूपी के लिए, बिहार के लिए और नेपाल के लिए जो यहाँ के पशुपालक है, उनके लिए ये सर्वथा उपयोगी होगा ये पशु महाविद्यालय। ठीक है, इसके बारे में आपने जान लिया। अब हम कौशाम्बी के बारे में चर्चा करते हैं। कौशाम्बी क्यों चर्चा में रहा, देखते हैं। उत्तर प्रदेश के इस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के इस जिले में मतलब कौशाम्बी में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी, ऐसा घोषणा किया गया अक्टूबर 2023 में। कौशाम्बी जिला जो है ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लिए। साथ साथ में कौशाम्बी, सारनाथ, श्रावस्ती, संकिसा, ये और फिर उसके बाद में कुशीनगर, ये जितने भी क्षेत्र हैं ये आपके प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मेंस एग्जाम 2023 में भगवान बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में जीएस पेपर 5 में पूछा गया था। वहां पे भगवान बुद्ध से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण स्थल थे उनके बारे में पूछा गया था, तो वहां पे आप इनका मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं मिशन महिला सारथी के बारे में। मिशन महिला सारथी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अयोध्या जिले में इस मिशन का शुभारंभ किया गया। कहां से शुभारंभ किया गया मिशन महिला सारथी का? तो अयोध्या जिले से इसका शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने 51 साधारण BS6 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मिशन के प्रतीक का अनावरण किया। मतलब हुआ क्या कि जो BS6 है, भारत स्टेज 6 जिसको कहा जाता है, BS6 का मतलब भारत स्टेज 6 होता है। जो भारत स्टेज 6 बसें हैं, 51 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मिशन शक्ति के चौथे चरण के अंतर्गत शुरू किए गए इस मिशन के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बसों की चालक एवं परिचालक महिलाएं होंगी। होगा क्या कि जो 51 बसें जो चलाई गई हैं, उनका जो ड्राइवर और कंडक्टर होंगे वो महिलाएं होंगी। ऐसा उद्देश्य है। जो BS6 बसें चलाई गई हैं उसके तहत जो चालक और परिचालक होंगी वो महिलाएं होंगी। इसी उद्देश्य से मिशन महिला सारथी को लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? तो 22 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया। ठीक है, अब देखिए आनंदा डेयरी, अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोस के मध्य एक समझौता हुआ है। जो ये अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोस है, ये ब्राजील की कंपनी है और आनंदा डेयरी उत्तर प्रदेश में अवस्थित एक दुग्ध उत्पादन कंपनी है। इसके बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ब्राजील के राजदूत केनेथ नोब्रेगा की उपस्थिति में लखनऊ में 3 कंपनियों के मध्य समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। हस्ताक्षर कब हुआ? तो 9 नवंबर 2023 के मध्य
ब्राजील की दो कंपनियां थी, कौन कौन सी, अमेरिया पजोरा और बीएच एम्ब्रियोस, और उत्तर प्रदेश की आनंदा डेयरी के मध्य समझौता हुआ, कहां पे, लखनऊ में। कब, 9 दिसंबर 2023 को। इस समझौते ज्ञापन से उत्तर प्रदेश में दुधारू पशुओं के पोषण एवं प्रजनन में उपयोग की जाने वाली उन्नत तकनीकी के माध्यम से दूध उत्पादन में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। अमेरिया पजोरा एवं बीएच एम्ब्रियोस ब्राजील की दो बड़ी कंपनियां हैं। देखिए, अब ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। आरओ का एग्जाम आपने दिया, वहां पे जो दुधारू पशु है, दुधारू पशुओं से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, आरओ के एग्जाम में, ठीक है। तो इसी वजह से यूपी पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी कंपनियां हैं, कंपनियों का नाम याद रखिएगा, अमेरिया पजोरा और बीएच एम्ब्रियोस। किसके मध्य समझौता हुआ, तो आनंदा डेयरी के मध्य। ये जो आनंदा डेयरी है, ये कहां की, तो ये बुलंदशहर में अवस्थित ये कंपनी है, उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादक कंपनी है। कहां पे अवस्थित है, बुलंदशहर में। अगला प्रश्न देखते हैं, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस राज्य सरकार के द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया। सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है, हेडिंग है आपके लिए। देखते हैं, उत्तर प्रदेश में छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु पावर एंजल और बाल संसद के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत की गई। किसके सहयोग से शुरू किया गया, तो पावर एंजल और बाल संसद के सहयोग से 18 नवंबर 2023 को इस अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान का विषय लैंगिक समानता और देखभाल और समर्थन पर केंद्रित था। किस पे, तो पहला विषय इसका लैंगिक समानता था, दूसरा विषय क्या था, देखभाल और समर्थन, इस पर केंद्रित था। कौन सा अभियान, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान। किसके द्वारा, किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया। ठीक है, अब पहले सोलर एक्सप्रेस वे की बात कर लेते हैं। एक्सप्रेस वे आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2018 यूपी पीसीएस का एग्जाम जब आपने दिया तो उसमें जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है उससे संबंधित सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था। यहां पे पहले सोलर एक्सप्रेसवे की बात की गई है, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है वो उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे होगा। उसके बारे में हम लोग जानते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। नवंबर 2023 में यह घोषणा की गई थी। इस एक्सप्रेसवे पर सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत सरकार सोलर प्लांट्स की स्थापना करेगी, जिसके माध्यम से 550 मेगावाट सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो 550 मेगावाट सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किस पर इसका स्थापना किया जाएगा, किस एक्सप्रेसवे पर, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर इसकी स्थापना की जाएगी। एग्जाम में आपसे सीधे ऐसे ही पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश या भारत का पहला सोलर एक्सप्रेसवे कौन सा होगा, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन देके आपसे पूछ सकते हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे होगा। उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे का रूप में इसको विकसित किया जाएगा। ठीक है, पीपीपी मॉडल पर यह आधारित होगा। साथ साथ 550 मेगावाट सौर विद्युत उत्पादन किया जाएगा। अगला देखते हैं बरेली के बारे में। बरेली क्यों चर्चा में रहा, देखिए, बरेली परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में यह प्रदेश का पहला जिला बना। मतलब बरेली उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है अक्टूबर 2023 में, जिसने परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं का संचालन किया। स्मार्ट कक्षाएं होती है, डिजिटल बोर्ड या ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, उनका संचालन कर उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया। कौन सा, बरेली। एग्जाम में सीधे आपसे वन लाइनर फैक्ट पूछ सकता है कि परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं को संचालित करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन है, तो बरेली है। उत्तर प्रदेश के इस शहर में नाथ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। देखिए, जो बरेली शहर है ना, इसको नाथ नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, नाथ नगरी। नाथ नगरी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में।
नाथ नगरी किसे कहा जाता है, तो बरेली को कहा जाता है। ठीक है, तो इस शहर को नाथ कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा, जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वगैरह विकसित किया गया है, महाकाल लोक कॉरिडोर, उसी तरह नाथ कॉरिडोर के रूप में किसे, बरेली को विकसित किया जाएगा। इसका निर्माण वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या के राम जन्मभूमि के तर्ज पर ही होगा। ठीक है, यह कॉरिडोर अलकनाथ मंदिर, मणिनाथ, तपेश्वर नाथ, दोपेश्वर नाथ, पशुपतिनाथ और वनखंडी नाथ मंदिरों के को जोड़कर बनाया जाएगा। मतलब इतने मंदिरों को जोड़कर जो नाथ कॉरिडोर है उसका निर्माण किया जाएगा। किस पे आधारित होगा, तो ये राम जन्मभूमि जो क्षेत्र है उस क्षेत्र और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर ही इसका निर्माण किया जाएगा। समझ गए आप लोग। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या महत्वपूर्ण तथ्य और चर्चा में है हमारी। देखिए उन्नाव क्यों चर्चा में रहा। उन्नाव उत्तर प्रदेश के इस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राम बखत सिंह की अश्वरोही प्रतिमा का अनावरण किया गया। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि राजा राम बख्श सिंह की अश्वरोही प्रतिमा का अनावरण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किस जिले में किया गया है, तो उन्नाव जिले में किया गया। कब किया गया, 9 अक्टूबर 2023 को अनावरण किया गया। अगला तथ्य देखते हैं भदोही से संबंधित। भदोही कालीन के लिए प्रसिद्ध है, भदोही से संबंधित देखते हैं अगला तथ्य क्या है। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के इस कालीन शहर में 4 दिवसीय 45वें अंतरराष्ट्रीय कालीन मेले का शुभारंभ किया गया अक्टूबर 2023 में। एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि 45वें अंतरराष्ट्रीय कालीन मेले का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया, तो भदोही में किया गया। ठीक है, भदोही में किया गया। मेले इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, यूपीपीसीएस 2021 की परीक्षा आपने दी होगी, सरस आजीविका मेला आपसे परीक्षा में पूछा था कि सरस आजीविका मेला कहां पे लगा। ठीक है, कहां पे उसका सरस आजीविका मेला कहां पे लगाया गया या कहां पे उसका शुभारंभ किया गया, तो उसी से संबंधित वही मेले से ध्यान में रखते हुए यहां पे इस क्वेश्चन को रखा गया है कि भदोही में 45वें अंतरराष्ट्रीय कालीन मेले का शुभारंभ किया गया। यह कारपेट एक्सपो मार्ट कालीन निर्यात संवर्धन परिषद एवं भदोही जिला प्रशासन द्वारा 8 से 11 अक्टूबर 2023 के मध्य आयोजित किया गया। कब हुआ, 8 से 11 अक्टूबर 2023 के मध्य इसका आयोजन किया गया। किसके किसके सहयोग से, तो भदोही जिला प्रशासन के सहयोग से। ठीक है, साथ साथ कालीन निर्यात संवर्धन परिषद के सहयोग से। मुख्यमंत्री ने कारपेट बेल्ट से निर्मित कालीनों की विशिष्ट पहचान के लिए ब्रांड कालीन का भी लोकार्पण किया। ठीक है, किसने लोकार्पण किया, तो मुख्यमंत्री ने ब्रांड कालीन का लोकार्पण किया। समझ गए आप लोग। भदोही में 45वें अंतरराष्ट्रीय कालीन मेले का शुभारंभ किया गया, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने आपके समक्ष रखा। अब देखते हैं गाजियाबाद के बारे में। गाजियाबाद क्यों चर्चा में रहा, उत्तर प्रदेश के इस शहर में स्थित हिंडन वायु सेना स्टेशन में अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन, जिसका नाम क्या था, भारत ड्रोन शक्ति 2023, इसका आयोजन किया गया। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कब किया गया, तो 25-26 सितंबर 2023 के मध्य इसका आयोजन किया गया। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहां पे किया गया, तो हिंडन वायु सेना स्टेशन गाजियाबाद में इसका आयोजन किया गया था। इसका आयोजन भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। किसके किसके सहयोग से, तो भारतीय वायुसेना साथ साथ में ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद पहले C-295 MW परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया। किस वायुयान को शामिल किया गया, परिवहन वाहन को, तो C-295 MW को शामिल किया गया। ठीक है, अगला तथ्य देखते हैं क्या है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थित इस शहर में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, जो गाजियाबाद है, गाजियाबाद में ही मनसुख मांडविया द्वारा उत्तर प्रदेश के शहर में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, जिसको FSSAI, ठीक है, के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया गया है। FSSAI के द्वारा ही मिथुन, जो मिथुन है ना, मिथुन को खाद्य पशु का दर्जा, ठीक है, मिथुन को खाद्य पशु का दर्जा किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो FSSAI के द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक है, अगला तथ्य देखते हैं, वंदन योजना। वंदन योजना उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अवस्थापना तथा अन्य सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रारंभ इस योजना हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। कब अनुमोदन किया गया? तो 10 अक्टूबर 2023 को अनुमोदन किया गया। ठीक है, अगला तथ्य देखते हैं, विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना के बारे में। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना का लोकार्पण 5 अक्टूबर 2023 को किया। इस परियोजना के तहत 352 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण 1750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया। ठीक है, विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना जो है, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पाइपलाइन परियोजना है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 352 किलोमीटर की कुल लंबाई है और कुल खर्च कितना आया? तो 1750 करोड़ रुपए इसमें टोटल खर्च आया। ठीक है, अगला तथ्य देखते हैं, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन से संबंधित। एक सेकेंड, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, निलिट गोरखपुर में इस लैब का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन कहां किया गया है? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का उद्घाटन कहां पे? तो गोरखपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। इस लैब का निर्माण इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित फ्यूचर स्किल प्राइम परियोजना के अंतर्गत किया गया है। परियोजना का नाम याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी परियोजना? तो फ्यूचर स्किल प्राइम परियोजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब, ठीक है, का निर्माण किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अपनी तरह की यह पहली लैब है। ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अपनी तरह का यह पहला लैब है। अगला तथ्य देखते हैं, हमारी परीक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन, वाराणसी विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन किया गया। कब किया गया? 11 अक्टूबर 2023 को इसका उद्घाटन किया गया। यह प्रौद्योगिकी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ग्रीन कैलकुलेट, एक सेकंड मैं मिटा दूं पहले इसको। देखिए, वाराणसी विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन किया गया। यह प्रौद्योगिकी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की ग्रीन कैलकुलेट टीम द्वारा विकसित किया गया है। कौन सी तकनीकी विकसित की गई है? अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीकी। ठीक है, अगला देखते हैं, आगरा फिर से चर्चा में आ गया। आगरा क्यों चर्चा में आया, इसके बारे में देखते हैं। आगरा, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस शहर में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर की क्षेत्रीय शाखा खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने अगस्त 2023 में आगरा में, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र जो है उसकी क्षेत्रीय शाखा खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। प्रस्ताव जो था उसको मंजूरी प्रदान की है।
प्रयागराज फिर से चर्चा में आया, क्यों चर्चा में आया देखते हैं। उत्तर प्रदेश के इस शहर में वायुसेना दिवस परेड और वायु प्रदर्शन का आयोजन किया गया। 8 अक्टूबर 2023 को प्रयागराज में वायुसेना दिवस के अवसर पर वायु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसी अवसर पर जो वायुसेना का नया ध्वज है उसे भी अपनाया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से चर्चा में रहा, नंदनी कृषक समृद्धि योजना। नंदनी कृषक समृद्धि योजना, ये आपके आरओ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में मवेशी नस्ल में सुधार और दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु नंद बाबा मिशन के हिस्से के रूप में इस योजना की शुरुआत की गई। कब शुरू किया गया था? सितंबर 2023 में इसकी शुरुआत की गई थी। योजना के पहले चरण में सरकार 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयां स्थापित करने वाले लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान करेगी। ठीक है, योजना के अंतर्गत 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयां स्थापित करने वाले लाभार्थियों को सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सब्सिडी 3 चरणों में गायों की खरीद पर, उनके संरक्षण के लिए और उनके रख रखाव के लिए प्रदान की जाएगी। मतलब 3 चरणों में सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ठीक है, अब यहां पे प्रारंभिक चरण की बात की गई है। देखिए, प्रारंभिक चरण में यह योजना प्रदेश के 10 मंडल मुख्यालयों अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, बरेली में लागू की जाएगी। कितने मंडलों में लागू की जाएगी? शुरू में तो 10 मंडलों के मुख्यालयों में इसको लागू की जाएगी। अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, बरेली में। ठीक है, अगला देखते हैं आकांक्षी नगर योजना। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के बारे में आप जान लीजिए। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में जो दूसरा स्थान था उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ब्लॉक को प्राप्त हुआ था। अब यहाँ पे आकांक्षी नगर योजना के बारे में बात की गई है। तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रारंभ इस योजना के कार्यान्वयन हेतु तैयार किए गए दिशा निर्देश को स्वीकृति प्रदान की गई है। कब स्वीकृति प्रदान की गई? तो 12 सितंबर 2023 को स्वीकृति प्रदान की गई। उद्देश्य क्या है? ठीक है, जो आकांक्षी नगर योजना, इसका उद्देश्य क्या है? वर्तमान में संचालित सरकारी योजनाओं को नियोजित शहरी विकास हेतु अच्छे ढंग से लागू करते हुए त्वरित प्रगति एवं सतत विकास प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका मुख्य उद्देश्य? तो आकांक्षी नगर योजना का मुख्य उद्देश्य है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के बारे में मैंने बताया कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की जो पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की गई, उस डेल्टा रैंकिंग में जो तेलंगाना के आसिफाबाद, ठीक, कुमारम भीम आसिफाबाद जो जिला है, तिरियानी ब्लॉक, उसका वो पहले स्थान पर रहा, जबकि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले का कौशाम्बी ब्लॉक पहले दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है, अब यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एवं एक्सपो की बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एवं एक्सपो 2023 वाराणसी 2023 में इसका आयोजन किया गया। कब? 22 से 24 जुलाई 2023 के मध्य। एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एवं एक्सपो 2023 का आयोजन कहां पे किया गया, तो इसका आयोजन वाराणसी में किया गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला तथ्य, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न। अभी नया आयोग गठित किया गया है, शिक्षा सेवा चयन आयोग। देखिए, इस अधिनियम में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का प्रावधान है। अधिनियम के अनुसार यह आयोग एक निगमित निकाय होगा जिसका मुख्यालय प्रयागराज। सबसे पहले तो याद रखिए मुख्यालय कहां पे होगा, तो प्रयागराज में होगा। किसका मुख्यालय? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो मुख्यालय होगा वो प्रयागराज में होगा। यह आयोग उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, व्यवसायिक शिक्षा विभाग तथा श्रम विभाग के शिक्षकों के चयन का कार्य नियमित, त्वरित, पारदर्शिता एवं समयबद्ध रूप से करेगा। मतलब जो बेसिक शिक्षा विभाग है, माध्यमिक शिक्षा विभाग है, उच्च शिक्षा विभाग है, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग है, व्यवसायिक शिक्षा विभाग है तथा श्रम विभाग में जितने शिक्षक होते हैं उनकी नियुक्ति, उनका चयन त्वरित, पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से करने का कार्य किसका होगा, तो वो कार्य होगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगला महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
गांडीव 5 पुलिस मुख्यालय लखनऊ में यह संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया। 14 सितंबर 2023 को इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आतंकी घटनाओं को सफलतापूर्वक निपटाने हेतु किया गया था। किसका आयोजन किया गया? गांडीव 5 का आयोजन कहां पे किया गया? सबसे पहले तो यही लखनऊ में किया गया। ठीक, किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो एनएसजी है, एनएसजी और उत्तर प्रदेश पुलिस ने दोनों ने मिलकर आतंकी घटनाओं को सफलतापूर्वक निष्क्रिय करने और उनसे निपटने हेतु इसका आयोजन किया गया था। किसका आयोजन? गांडीव 5 का आयोजन। महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखिएगा। व्यापारी कल्याण दिवस इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 29 जून को यह दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। किसकी जयंती होती है? तो भामा शाह की जयंती होती है। ठीक, भामा शाह की जयंती मनाई जाती है 29 जून को। इसी दिन व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में उत्तर प्रदेश ने घोषित किया है 29 जून का दिन। ठीक है, और यह घोषणा कब हुई थी? तो सितंबर 2023 में इसकी घोषणा की गई थी। अगला देखते हैं, नोएडा जो चर्चा में रहा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नोएडा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क वेद वन पार्क का इस शहर में उद्घाटन किया गया जुलाई 2030 में। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि वैदिक वन पार्क का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? नोएडा शहर में किया गया। यह वैदिक थीम पर आधारित पार्क है। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान। गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान उत्तर प्रदेश के भाषा संस्थान द्वारा 5 कवियों को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। जून 2023 में उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा घोषित किया गया कि उत्तर प्रदेश के 5 कवियों को गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान प्रदान किया जाएगा। कौन कौन से कवि और उनकी रचनाएं क्या है, इनको देख लेते हैं। तो पंकज प्रसून, इनकी रचना है जब गीतों ने साथ निभाया। ठीक है, अगला नाम है डॉक्टर प्रभांशु कुमार, इनका नाम है, इनकी कृति है डॉक्टर प्रभांशु की कलम से काव्य संग्रह। अगला नाम है निशा सिंह नवल, मैं निशा हूं, इनकी कृति है। कृष्ण कुमार कनक, उलझाता छवि जाल तुम्हारा, इनकी कृति है। वेद मित्र शुक्ला, एक समंदर गहरा भीतर, ये इनकी कृति का नाम है। तो ये 5 नाम आप याद रखिए। और इनकी कृति कौन सी है जिसके लिए इनको गोपाल दास नीरज अवार्ड प्रदान किया गया, उसको भी आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला नाम देखते हैं, क्या है अगला तथ्य जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। आयोजन कब हुआ? तो 21 से 25 सितंबर 2023 के मध्य। एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 का आयोजन कहां पे किया गया? तो इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। कहां पे? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया। इस ट्रेड शो का मुख्य उद्देश्य राज्य में निर्मित उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करना था। क्या था? राज्य में निर्मित उत्पादों एवं सेवाओं को प्रदर्शित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला तथ्य देखते हैं, उत्तर प्रदेश जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2023। इस अधिनियम में राज्य में जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग शिक्षण संस्थान द्वारा स्थापित प्रशासित जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट का राज्य विश्वविद्यालय के रूप में उन्नयन एवं पुनर्गठन करने का प्रावधान है। जो ये अधिनियम आया, इसके तहत यह प्रावधान किया गया जो चित्रकूट में अवस्थित राज्य विश्वविद्यालय है, मतलब जो विश्वविद्यालय दिव्यांग शिक्षण संस्थान है, उसको राज्य विश्वविद्यालय के रूप में इसका उन्नयन और पुनर्गठन किया जाएगा। ठीक है, यह निजी विश्वविद्यालय था, अब इसको राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया। अधिनियम 2023 के अनुसार जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा।
इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहां पे होगा? तो चित्रकूट में इसका मुख्यालय होगा। ठीक है। वर्तमान में जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय के रूप में पुनर्गठित किया जा चुका है। ठीक है, वर्तमान में इसको राज्य विश्वविद्यालय के रूप में पुनर्गठित किया जा चुका है। अगला तथ्य देखते हैं, ललितपुर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुंदेलखंड में स्थित इस जिले में प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, यह पार्क ललितपुर के 5 गांवों में विस्तृत होगा। उत्तर प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना की मंजूरी कहां पे प्रदान की गई है उत्तर प्रदेश के? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना की मंजूरी प्रदान की गई है। अगला तथ्य देखते हैं, उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में हमारा अगला तथ्य क्या है? आजमगढ़। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जिले में हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहां पे? आजमगढ़ में किया गया। पद्म विभूषण पंडित छल्लूलाल मिश्रा, अंबिका मिश्र और डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र जैसे कई राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हरिहरपुर घराने से संबंधित है। ठीक है, एग्जाम में से पूछा जा सकता है कि पंडित छल्लूलाल मिश्र किस घराने से संबंधित है? तो वो हरिहरपुर घराने से संबंधित है। हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहां पे? आजमगढ़ में। किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, इसके बारे में देखिए, महत्वपूर्ण है आपके लिए। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादों एवं डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांवों में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई। कब? 6 जून 2023 को। उसका उद्देश्य क्या था? उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका? नंद बाबा दुग्ध मिशन का। एग्जाम में से पूछा जाए नंद बाबा दुग्ध मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या है? कौन सी योजना महत्वपूर्ण है? उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में इस योजना का शुभारंभ किया गया। एग्जाम में पूछा जाए उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 2 जून 2023 से इसका शुभारंभ लखनऊ में किया गया था, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। इस योजना अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी मूल निवासी जो मौजूदा समय में देश या विश्व के कहीं भी रह रहे हैं और अपने गांव या क्षेत्र के विकास करने में सक्षम तथा इच्छुक है, वो सहभागी बन सकते हैं। मतलब देश विदेश कहीं भी आप रह रहे हैं, अगर आप अपने क्षेत्र अपने गांव का विकास करना चाहते हैं, सक्षम इच्छुक है, तो आप सहभागी के रूप में सहयोग कर सकते हैं। योजना अंतर्गत लोगों को विकास कार्य परियोजना का 60% धनराशि उपलब्ध करानी होगी, जबकि जमीन व लागत का 40% धनराशि जो है राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। मतलब जो भी आप विकास कर रहे हैं उसका 60% हिस्सा तो आप दीजिए, साथ साथ में जो जमीन है और जो 40% हिस्सा जो जमीन की लागत, साथ साथ में जो टोकल लागत है उसका 40% हिस्सा प्रदेश सरकार चुकाएगी या उसका सहयोग करेगी। आपको 60% का सहयोग करना होगा। संबंधित विकास कार्य की शिला पट्टिका में दानदाता अपने पूर्वजों के सम्मान स्वरूप नामकरण करा सकेगा। मतलब जो शिलापट लगाया जाएगा उसमें जो दानदाता होगा वो अपने पूर्वजों का नाम लिखवा सकता है। अगला तथ्य देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार दक्षिण कोरिया के ग्योंगसांगबुक दो प्रांत के मध्य समझौता, दोनों के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित कब हुआ? 22 मई 2023 को यह समझौता हस्ताक्षरित हुआ। यह समझौता ज्ञापन प्रदेश के छात्रों को ग्योंगसांगबुक दो में स्थित विश्वविद्यालयों में पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करने, यहां स्थित कंपनियों में उत्तर प्रदेश में अपने व्यवसाय को बढ़ाने, इस प्रांत में स्थित कंपनियों में कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश के कर्मियों के लिए कोरियाई भाषा की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, यह समझौता आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अब राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023, इसको देखते हैं। 10 अप्रैल 2023 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन लखनऊ में किया गया। परीक्षा से पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पे किया गया? तो
2023 का आयोजन लखनऊ में किया गया। कब? 10 अप्रैल 2023 को। अगला है स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान के बारे में हम लोग जानते हैं कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है। स्कूल चलो अभियान 1 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 तथा विशेष रोग संचारी नियंत्रण अधिनियम का शुभारंभ किया। इसके साथ ही एनसीईआरटी द्वारा विकसित स्कूल रेडीनेस कैलेंडर तथा शिक्षक मैनुअल का भी विमोचन किया गया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने हेतु रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा परीक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल का भी विमोचन किया। ठीक है, जो स्कूल चलो अभियान है इसके तहत स्कूल चलो अभियान 2023 तथा विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया गया। साथ ही साथ एनसीईआरटी द्वारा स्कूल रेडीनेस कैलेंडर तथा शिक्षक मैनुअल का विमोचन किया गया। इसके अतिरिक्त मिशन शक्ति के तहत रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन किया गया। किसके तहत? स्कूल चलो अभियान 2023 के तहत। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं हमारी परीक्षा की दृष्टि से अन्य तथ्य क्या महत्वपूर्ण है जो एग्जाम के लिए जरूरी है पढ़ना, देखना और समझना। देखिए, गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ 1 जुलाई 2017 को किया गया था। स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ कब किया गया? महत्वपूर्ण है, 1 जुलाई 2017 को। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में छात्र छात्राओं के अधिकाधिक नामांकन को प्रोत्साहित किया जाना इसका मुख्य उद्देश्य था। रेशम कृषि मेला 2023 के बारे में हम लोग जानते हैं कि रेशम कृषि मेला 2023 क्यों चर्चा में रहा। 30 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोरखपुर में इस मेले का शुभारंभ किया गया। गोरखपुर मंडल में 60 टन रेशम उत्पादन होता है जिसे बढ़ाकर 600 टन करने का लक्ष्य है। ठीक है, गोरखपुर मंडल जो है वहां पे 60 टन रेशम का उत्पादन होता है और उसको बढ़ाकर 600 टन करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के रेशम, सहतूती रेशम गोरखपुर में, इरी रेशम कानपुर में, टसर रेशम सोनभद्र में उत्पादन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा रेशम कृषि मेला 2023 कहां पे आयोजित किया गया? गोरखपुर में। गोरखपुर में 60 टन रेशम का उत्पादन होता है, इसका लक्ष्य बढ़ा के 600 टन करने का है। सहतूती रेशम कहां पे? गोरखपुर में, टसर सोनभद्र में, इरी कानपुर में। ठीक है, अब देखते हैं वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023। वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन किया। कब उद्घाटन हुआ? 24 मार्च 2023 को। यह आयोजन विश्व क्षय रोग दिवस, वर्ल्ड टीबी जो होता है ना, वर्ल्ड टीबी डे, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे जिसको कहते हैं इंग्लिश में, के अवसर पर किया गया। विश्व क्षय रोग दिवस 2023 का विषय था, हाँ हम क्षय रोग समाप्त कर सकते हैं, यस वी कैन एंड टीबी। ये 2023 के लिए विश्व क्षय रोग दिवस का थीम था। ये थीम इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड टीबी डे 2023 का थीम क्या था? तो थीम था यस वी कैन एंड टीबी। जरूरी नहीं है कि वो हिंदी में लिखा रहे, आप इंग्लिश वाला याद रखिएगा। कोई भी थीम आप याद रखते हैं तो उस थीम को इंग्लिश में याद रखा करिए। इस समिट का आयोजन, जो वर्ल्ड टीबी समिट था, इस समिट का आयोजन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा स्टाफ टीबी पार्टनरशिप के द्वारा आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने टीबी मुक्त पंचायत पहल, ठीक है, टीबी मुक्त पंचायत पहल का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण एवं उच्च नियंत्रण प्रयोगशाला केंद्र की आधारशिला रखी एवं मेट्रोपॉलिटन पब्लिक हेल्थ सर्विलांस यूनिट हेतु साइट का भी उद्घाटन किया। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला तथ्य देखते हैं क्या है। एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री 5 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री ने आभासी माध्यम से यानी वर्चुअल रूप से हरदोई के सांडला में एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री का
उद्घाटन किया। याद रखिएगा एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री का उद्घाटन कहां पे किया गया, तो हरदोई के सांडिला में किया गया। कब? 5 मार्च 2023 को। यह पेंट फैक्ट्री बर्जर समूह की है। किसकी है? कंपनी का नाम क्या है? तो बर्जर कंपनी का यह पेंट फैक्ट्री है जो एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री है। उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 ये आपके प्रीलिम्स परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेंस एग्जाम के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की गई। इस नीति से जुड़े रणनीतियों एवं पहलुओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी? राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी, जो इस नीति से जुड़ी रणनीतियों एवं पहलुओं के प्रभावी कार्यान्वयन में सहयोग करेगा। इस नीति के अंतर्गत खिलाड़ियों को 3 श्रेणी, ग्रास रूट स्तर के खिलाड़ी, विकासात्मक स्तर के खिलाड़ी तथा उच्च स्तर के खिलाड़ी के रूप में वर्गीकृत किया जाए। मतलब खिलाड़ियों को 3 स्तर में रखा जाएगा। पहला ग्रास रूट स्तर, दूसरा विकासात्मक स्तर और तीसरा उच्च स्तर के खिलाड़ी। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए की प्रारंभिक कोष, राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ राज्य में खेलों के लिए उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाया जाएगा। ठीक है, कितनी पूंजी होगी? तो 10 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ राज्य में उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष की स्थापना की जाएगी। नए खेलों में ई स्पोर्ट को भी शामिल किया जाएगा। किसको? नए खेल जो होंगे, जो नए खेल सम्मिलित किए जाएंगे उनमें ई स्पोर्ट्स को भी सम्मिलित किया जाएगा। इसी के साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन पे हम लोगों ने चर्चा कर ली। ये सारे तथ्य आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए साथ साथ मेंस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 के पेपर आपकी परीक्षाओं में ऐड हो चुके हैं। जितना आप प्रीलिम्स के लिए यूपी स्पेशल पढ़ते हैं उतना ही अब आपको मेंस के लिए भी उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ना होगा। ठीक है, तैयारी करते रहिए, प्रीलिम्स एग्जाम पास करिए। आप सभी लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी करिए। घटना चक्र परिवार आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सभी लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।